का कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिमाचल के लोगों को देश की चौथी वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने हिमाचल के ऊना से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने मिशन हिमाचल की शुरुआत कर दी है और हिमाचल के लोगों ने भी नरेंद्र मोदी को गजब का रिस्पांस दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जब ऊना पहुंचे तो लोगों ने नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। सवाल यही है कि क्या सियासत में मोदी ही शेर हैं और उनके आगे सारे विरोधी ढेर हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ऊना के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में कैसे नारे लगाए। साथियों, हिमाचल में रेल सेवा के विस्तार और उसको आधुनिक बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हिमाचल में 3 नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। आज जब देश को मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है, तब भी हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में है। वंदे भारत एक्सप्रेस, ये नैना देवी, ये चिंतपूर्णी, ये ज्वाला देवी, ये कांगड़ा देवी, ऐसी हमारी पवित्र स्थान, हमारे शक्तिपीठों के साथ साथ हमारा आनंदपुर साहब, यहां आना जाना भी बहुत आसान हो जाएगा। ऊना जैसे पवित्र शहर में जहां गुरु नानक देव जी के वंशज रहते हो, उसके लिए ये दोहरी सौगात है। करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से हमारी सरकार ने जो सेवा कार्य किया है, उसे ये वंदे भारत ट्रेन और आगे बढ़ाएगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहले ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा थी, अब यहां शक्ति पीठ की इस आधुनिक सेवा से जुड़ रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से दूसरे शहरों में काम करने वाले साथियों को भी लाभ होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल के लोगों को संबोधित करते हुए विरोधियों को भी निशाना बनाया। कहा कि पहले हिमाचल के लोगों के काम अटकते और लटकते थे, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार होने की वजह से हिमाचल के सारे काम पूरे हो गए हैं। हम पहले की तरह जो रिवाज रहे बदल रहे हैं। अटकना, लटकना, भटकना, भूल जाना, ये हमारा रास्ता नहीं है। हम निर्णय करते हैं, संकल्प करते हैं, पूर्ति करते हैं और परिणाम भी ला करके दिखाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि हिमाचल के युवा लंबे समय तक उच्च शिक्षा के प्रतिष्ठित संस्थानों से वंचित रखे गए? क्यों? मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, यहां तक कि फार्मेसी तक की पढ़ाई के लिए यहां के युवाओं को पड़ोस के राज्यों में जाना पड़ता था। साथियों, पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि वे हिमाचल को सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी संसद की सीटें कितनी है उस पर आंका करते थे। इसलिए हिमाचल को आईआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, आईआईएम के लिए, एम्स के लिए डबल इंजन की सरकार का इंतजार करना पड़ा। कि क्या वंदे भारत जैसी सौगातें बनेंगी चुनावी गेम चेंजर? इसी पर बात हम करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में पहुंचे, ऊना पहुंचे एक रैली को संबोधित करने के लिए। और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे तो
किस तरीके की नारेबाजी हो रही थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहरहाल खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वंदे भारत को लेकर जितनी भी बातें की जा रही थी उन तमाम बातों के बीच चौथी वंदे भारत को लॉन्च कर दिया है और विरोधियों पर निशाना भी साधा। कहा कि हमें अटकना, लटकना, भटकना और भूलना नहीं आता। जो काम शुरू करते हैं उसे खत्म भी करते हैं, परिणाम दिखाते हैं हम। आप पर निशाना था। देखिए, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को अब इन घिसे पिटे पुराने भाषणों से और पुरानी शब्दावली से बाहर निकलना होगा। क्या क्या किया गया और क्या क्या हुआ उस पर बात करनी होगी। मुझे याद है आज चंबा में गए थे, नवंबर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चंबा को पिछड़ा जिला घोषित किया था और उसके बाद आज तक एक भी काम नहीं हुआ। वहीं पर उनके बड़े लीडर शांता कुमार जी ने एक बड़े प्लांट के लिए, सीमेंट प्लांट के लिए बार बार कहा कि वो सीमेंट प्लांट सिकदी धार का अक्टूबर 2018 में चालू होना था, वो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ। तो जो लटकना, झटकना, भटकना जो मोदी जी की तुकबंदी होती है, आज वहां के लोग पूछ रहे हैं मोदी साहब से कि मोदी साहब, ये हमारा सीमेंट प्लांट जो अक्टूबर 2018 में चालू होना था चंबा का, वो चालू क्यों नहीं हुआ। आपने तो पिछला जिला उसको घोषित किया था, उसके बावजूद चंबा में क्या हुआ। एक चंबा रोपवे 25 करोड़ रुपया अलॉट हुआ था और उसका भी जो इनॉग्रेशन था वो नवंबर 2018 में हुआ था, क्योंकि उस समय पर चुनाव कौन से थे, लोकसभा के चुनाव थे। तो वो सीमेंट प्लांट कारखाना आज तक बंद क्यों है, वो रोपवे बंद क्यों है, चंबा भरमौर की सड़क जो है उसकी इतनी बुरी हालत क्यों है। पिछली बार गए तो द्रोण से कुछ चीज आलू उड़ा के आए थे। आज वहां के सेब के जो बागान के लोग हैं वो शायद उम्मीद कर रहे थे कि सेब की पेटियों के ऊपर जो 18% जीएसटी लगा दिया है, शायद मोदी जी उसके लिए हटाने की बात करेंगे कि लगभग 9 से 10 हजार करोड़ की जो इकोनॉमी सेब और बागवानी की है, मोदी साहब उसके लिए भी कोई एक शब्द बोलेंगे। लेकिन मोदी साहब ना उस बागवानी, ना उसके लिए कोई शब्द बोले और ना महंगाई का म बोले मोदी साहब और ना बेरोजगारी का ब बोले मोदी साहब। हिमाचल से सबसे ज्यादा जिस तरह से आर्मी में बच्चे जाते हैं, जॉब्स मिलती हैं, आज हालत यह है कि अग्निपथ जब योजना आई तो 6000 बच्चा हिमाचल का जो आर्मी में 3 फोर्सेस डिफेंस की सेलेक्ट हो चुका था, केवल ज्वाइनिंग होनी बचती थी, उनका इंटरव्यू, मेडिकल, फिजिकल सब हो चुका था। वो 6000 बच्चे अपनी ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे मोदी साहब। लेकिन वही पुराने भाषण, पानी की जवानी और जवानी की जवानी, पता नहीं कौन कौन से भाषण तुकबंदी करके मोदी साहब जिस तरह से देते हैं, वही उत्तराखंड में भाषण देते हैं, वही यहां पर हिमाचल में दे देते हैं। तो वो 6000 बच्चे पूछ रहे हैं मोदी साहब, हमारा क्या कसूर था, हमने कई वर्षों तक तैयारी की, हम सेलेक्ट भी हो गए। आलोक शर्मा जी, आपके तमाम सवाल प्रेम शुक्ला जी इसके जवाब देंगे, लेकिन जो भीड़ वहां पर आई थी और जिस तरीके की नारेबाजी हो रही थी आलोक शर्मा जी, उसको लेकर क्या कहिएगा। ये जो भीड़ और ये जो बढ़ता सैलाब है, जब प्रधानमंत्री जहां जहां भी जाते हैं, ये टेंशन बढ़ाता है कि नहीं। प्राची जी, देखिए मैं बताता हूं प्राची जी, आज हालत यह है कि घर घर बेरोजगार है और बीजेपी पटवारी से लेकर डीएम तक पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करती है इस भीड़ को इकट्ठा करने में। पैसा, लालच, प्रलोभन सब दिया जाता है। लेकिन वहां की भीड़ ने यह भी पूछा है कि जो सोलन वाला हाईवे भ्रष्टाचार में बह गया, उसमें दोषी कहां है, एक हफ्ते के बाद जमानत क्यों हो गई, वो भीड़ ये भी पूछ रही है। यही भीड़ को लेकर सर उत्तर प्रदेश में भी आप यही बातें किया करते थे, यही मुद्दे थे, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। खैर, प्रेम शुक्ला जी, इन बातों का जवाब दीजिए कि आप सिर्फ नारेबाजी और तुकबंदी करना जानते हैं। असल में जो वादे किए थे, जो एक लंबी फहरिस्त आलोक शर्मा जी ने गिनाई है, वो वादे तो आप पूरे करते नहीं है। देखिए, नारेबाजी करना, नौटंकी पे तुले रहना, यह राहुल गांधी को शोभा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। क्या ये सत्य नहीं है कि आज हिमाचल प्रदेश में हर घर जल योजना 90% तक कंप्लीट हो गई है। कितने लोगों को जल जो है कांग्रेस के जमाने में था। हिमाचल प्रदेश में कुल जो है 40,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई है जो निर्माण आज तक हुआ है। उसमें से 5,000 अगर किलोमीटर सड़क का निर्माण सिर्फ अगर जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में, डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में होता है, 1/8 सिर्फ 5 वर्षों में हो जाता है, तो यह निश्चित तौर पर काम होता है। एम्स बिलासपुर
आपको तो ध्यान है कांग्रेस की जब तक अटल जी की सरकार नहीं आई थी पूरे देश में एक एम्स था। आज एक एम्स हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में है। 6 मेडिकल कॉलेजेस आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य, और तो सब बातें छोड़ भी दीजिए, किस तरह से हिमाचल के साथ छल करने पर कांग्रेस आम आदमी की उसके विशेष राज्य का दर्जा भी छीन लेने का दुष्कर्म किया था, और उसको विशेष राज्य का दर्जा फिर से प्रदान करने का जो शुभ कार्य है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी की डबल इंजन की सरकार के कारण संभव हुआ। आज वो मेडिसिन का प्रोडक्शन का हब बन गया है, तो किसके कारण बन रहा है भाई? आज अगर हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर अगर लोगों को जो है निवेश प्राप्त हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। वीरभद्र सिंह की भ्रष्ट सरकार नहीं है जिसको सोनिया गांधी को हर माह हफ्ता पहुंचाना पड़ता था कि मैडम इतना लूट लिया, इतना आप रख लीजिए। वीरभद्र सिंह जरा रूठ जाते थे तो अहमद भाई को विशेष करके उतारा जाता था कि वीरभद्र को ले आओ, नहीं तो एक टकसाल बंद हो जाएगी। ये नरेंद्र मोदी जी और जयराम ठाकुर जी का कार्यकाल है कि हिमाचल प्रदेश के हर घर में ऐसा राज्य है जो एलपीजी कनेक्शन हर घर तक पहुंच गया है, और वह भी उज्ज्वला योजना, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपनी एक जो है योजना हर घर के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन सुनिश्चित करने की, जो उज्ज्वला से बच जाए वो भी जो है एलपीजी। और ये शानदार योजनाएं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इसी ठीक है सर, और ये जो आप योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं इसी का, हाँ ठीक है, इसी का नतीजा है कि इतनी भीड़ जो है वो आपकी जनसभाओं में जुटती है। ठीक है, आलोक शर्मा जी इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले प्रदीप सिंह जी मेरे साथ हैं, उनसे मैं समझ सकता हूं। वो खरीद कर भीड़ ले आते हैं, किराए पर भीड़ जो है सोनिया बाई की सभा जो इटालियन हिंदी बोलती है उनके लिए। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आपकी बात आ गई सर, मैं समझ गई कि आपकी जो भीड़ है वो जन सैलाब है। ठीक है सर, आपकी भीड़ जन सैलाब है, कांग्रेस जो भीड़ लेकर आती है वो खरीदी हुई भीड़ होती है। इस बात का जवाब देंगे, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आलोक शर्मा जी, लेकिन पहले मैं प्रदीप जी से समझ लूं। प्रदीप जी, जिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां जहां पर पीएम जाते हैं वहां एक जन सैलाब देखने को मिलता है, पीपल कनेक्ट देखने को मिलता है। ये कितनी बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने रहेगा कि वो एक ब्रांड और जो एक चेहरा स्थापित हो गया है पीएम का, उसे भेद पाना, उससे इतर मुद्दों पर बात करवा पाना। देखिए प्राची जी, ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसमें कोई सरकार ऐसी नहीं हो सकती जिससे लोग 100% संतुष्ट हो। तो कोई सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि हमने जो कहा था सब कर दिया और कुछ करने को बचा नहीं है, इससे बेहतर कुछ कर नहीं सकते थे। बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। सवाल प्रश्न इस बात का होता है कि सरकार से लोग नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, क्या सरकार को बदलना चाहते हैं या इस सरकार को और मौका देना चाहते हैं? इन दो बातों से चुनावों का फैसला होता है। अगर लोगों को लगता है कि सरकार सही दिशा में चल रही है, उसने जितना वादा किया था उससे कम किया है, तो एक और मौका देते हैं। ये ट्रेंड अगर आप पिछले 20-25 साल का देखिए तो राजनीति का, तो प्रो इनकम्बेंसी का जो है वो ट्रेंड आपको दिखाई देगा, ज्यादातर मामलों में अपवादों को छोड़कर। तो इसलिए आज जो प्रधानमंत्री की सभा में भीड़ दिखाई दी है, आप 2014 से अभी तक 22 तक 8 सालों में देखेंगी तो जितने चुनाव हुए, हर चुनाव में प्रधानमंत्री के नाम का कुछ वोट होता है, एक पार्टी का, स्टेट का वोट होता है। इसीलिए आप देखिए कि विधानसभा चुनाव में जितना वोट मिलता है उससे ज्यादा लोकसभा चुनाव में मिलता है। तो उनका अपना एक वोट बैंक बन चुका है जो पार्टी से ऊपर है। तो ये जो आपको नारेबाजी दिख रही थी, ये जो प्रधानमंत्री के प्रति लगाव दिख रहा था, ये उसका नतीजा है, वो उसका द्योतक है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई खड़ा तो हो। आप देखिए कि चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में कल ही चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी की जिस तरह की तैयारी है, और इन दोनों प्रदेशों में मुख्य प्रतिद्वंदी जो बीजेपी की है कांग्रेस पार्टी, अभी उसका चुनाव प्रचार उस रूप में शुरू ही नहीं हुआ है। तो जाहिर है कि लोगों के पास तुलना करने के लिए तो दो ही कैंपेन है ना, या तो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। कांग्रेस ने अभी अपनी कैंपेन उस तरह से शुरू नहीं की है। जो खबर आई है उसके हिसाब से प्रियंका जी कल शायद हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाने वाली हैं, कल परसों में। तब कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व पहली बार हिमाचल प्रदेश में जाएगा। बिल्कुल, तो यानी ये जो
चुनावी प्रचार को लेकर अगर हम बात कर लें तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से 21 ही साबित होती है और पहले कदम बढ़ाती है और चुनाव प्रचार करती हुई नजर भी आती है। लेकिन आलोक शर्मा जी, जिन मुद्दों की आप बात कर रहे थे कि ये बीजेपी ने नहीं किया, ये बीजेपी ने नहीं किया, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे रहे थे। लेकिन एक बात बताइए, वंदे भारत ट्रेन, चौथी ट्रेन जो है वो अब सौगात के तौर पर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। हालांकि बीच में बहुत सारी ऐसी बातें की गई कि देखिए इसकी क्वालिटी खराब है, भैंस इससे भिड़ रही है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर देखने को मिला था। तो जो अच्छी चीज है उन्हें तो कम से कम स्वीकारिए एक सकारात्मक विपक्ष के तौर पर। नहीं, क्या वो जो ट्रेन गर्म होकर पहले दिन ही उसके तमाम पहिए जाम हो गए वो भी प्रोपेगेंडा था? क्या उस ट्रेन के तमाम यात्रियों को वहां से उतारकर दूसरी ट्रेनों से भेजा गया वो भी प्रोपेगेंडा था? प्रोपेगेंडा शब्द तो बड़ा गलत से इस्तेमाल किया प्राची जी आपने। खैर वापस आते हैं। मैं यहां पर 3-4 योजनाएं जो आई, उज्ज्वला में 87% गैस के सिलेंडर दोबारा नहीं भरे गए। और भारतीय जनता पार्टी कहती है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना बहुत पॉइंट्स अच्छा पर बात कर रहे हैं ना सर। मैं ये जो आप करना। उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं इस पर भी आएंगे, लेकिन चूंकि आपने वंदे भारत को लेकर आपने एक सेकंड रुक जाइए सर, एक सेकंड मैं आपसे सवाल कर लूं, फिर आप सवालों का जवाब दीजिएगा। सवाल ये जो वंदे भारत को लेकर आप कह रहे थे, शुक्ला जी ने जब ये सारे मुद्दे दिए तो किसी ने नहीं रोका उनको। अरे सर यही तो दिक्कत है, आपसे अगर कोई उलट के सवाल करने लगे तो फिर आप उल्टा हम ही को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं। अरे सवाल मन में आया है तो आप इससे पूछूंगी ना। उत्तर तो देने चाहिए ना। आपने सवाल कर लीजिए, मैं चुप होता हूं, पहले सवाल कर लीजिए। तो मेरा सवाल तो सुन लीजिए। वंदे भारत को लेकर मेरा सवाल था सर, वंदे भारत को लेकर मेरा सवाल था। एक के बाद एक 4 वंदे भारत जो हैं वो पटल पर आ गई, लोगों को सौगात मिल गई और यही निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साध रहे थे कि देखिए लटकना अटकना भटकना हमें नहीं आता, भूलना हमें नहीं आता। आप बेशक हर योजना में कह दीजिए कि हमने इसकी शुरुआत की थी, हमने वर्क ऑर्डर जारी किया था, लेकिन कंप्लीट देखिए हम करते हैं और जनता को देते हैं। तो इन तमाम चीजों को तो स्वीकार लीजिए। हो गया सवाल आपका? जी मैं उत्तर देता हूं। आज मोदी जी की सभा जहां थी वहां पार्किंग हुई थी, एक पार्किंग की जगह थी, काफी बड़ा मैदान था। 2018 में जयराम सरकार ने वहां पर इंदौर स्टेडियम का मुहूर्त किया था, वहां पत्थर लगा हुआ है। आप कहेंगे तो मैं पत्थर भी दिखा दूंगा, इसमें मेरे मोबाइल में है कि यहां इंडोर स्टेडियम बनेगा। तो लटकना झटकना पटकना मोदी साहब ये छोड़ दीजिए। आज जहां इंडोर स्टेडियम 2018 में आधारशिला रखी क्योंकि लोकसभा का चुनाव था, वहां पर आज क्या पोजीशन है? वहां पर आपकी सभा की पार्किंग थी। आज वहां पर इतना बड़ा पत्थर है और वहां के पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, शायद राष्ट्रीय मीडिया के पास अभी तक नहीं पहुंचा होगा। दूसरी चीज, विशेष राज्य का दर्जा मिलना किसी राज्य के लिए अच्छा होता है बुरा होता है? बीजेपी के प्रवक्ता सोचें और तब बोलें। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्य को दिया जाता है ताकि उसको आगे लाया जा सके। और अगर कांग्रेस विशेष राज्य के दर्जे से किसी राज्य को बाहर निकालती है तो उस राज्य के लिए अच्छा होता है, खराब नहीं होता। अब मैं पूछना चाहता हूं, जिस समय पर जयराम सरकार आई थी लगभग 4.5 साल पौने 5 साल हो गए, डबल कर्जा हो गया राज्य के ऊपर। 37,000 करोड़ था, 70,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया और देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया। और आप कह रहे हैं सब भीड़ बहुत अच्छी आई थी, नारे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मोदी जी लोकप्रिय बहुत हैं। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा, गुजरात के ऊपर 9,000 करोड़ से कर्जा बढ़कर पौने 3 लाख करोड़ हो गया। और हिमाचल, छोटा सा हिमाचल, उसके ऊपर लगभग डबल कर्जा हो गया 4.5 साल पौने 5 साल में। लेकिन मोदी जी के नारे बहुत अच्छे लग रहे थे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, कल ही आंकड़े आए हैं महंगाई के, कहां पहुंच गई महंगाई दर? ये भी मोदी जी के कारण हुई होगी। कल ही जीडीपी को, ग्रोथ रेट को तमाम वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, सबने गिरा दिया। ये भी शायद मोदी जी की वजह से ही होगा। ठीक है। बेरोजगारी के आंकड़े भी आए हैं, हर घर बेरोजगार है हिमाचल के अंदर। मैंने सवाल पूछा 6,000 बच्चों का क्या कसूर था जो आर्मी में, डिफेंस में सेलेक्ट हो गए थे लेकिन केवल अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे थे। मोदी जी 2 शब्द उस पर भी बोल देते, लेकिन बोलेंगे नहीं। काम नहीं किया, इसलिए सरकारी पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करके, और जिस तरह से 2 महीने में मोदी जी 4 बार गए हैं और फिर दोबारा जाने वाले दिवाली से पहले, कभी दशहरा मन रहा है, कितनी बार गए थे पहले? एक सेकंड आलोक शर्मा जी, 3 पॉइंट्स मुझे समझ में आए। आपने एक महंगाई की बात की, आपने पार्किंग का इश्यू नहीं उठाया मैंने। अरे सर मैंने कहा लटकना झटकना पटकना, मोदी साहब वो इंदौर स्टेडियम की जगह पार्किंग था। साहब एक सेकंड सुन लीजिए, आपने बताया कि जहां पर आज पार्किंग थी वहां इंडोर स्टेडियम बनना था, लेकिन वो जो इनकी योजना थी या जो उनका जो लेकर आए थे योजना, वो ठंडे बस्ते में चली गई। आपने एक बात कही कि
कर्जा जो है वो डबल हो गया है। आपने 3 बातें कही, इन तीनों बातों का जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगी, लेकिन मैं लौटकर वंदे भारत पे आऊं, उसको लेकर आपने एक शब्द नहीं कहा सर कि ये जो ट्रेन आई है ये अच्छी है या बुरी है, इसको लेकर आपने कुछ नहीं कहा। ये जरूर कह दिया कि उसके पहिए ईंट हो गए थे, वो ये हो गया था, वो हो गया था। खैर, प्रेम शुक्ला जी इस बात का जवाब दीजिए जो अभी आलोक शर्मा जी कह रहे थे। जिस तरह से मैं उत्तर दूं जी प्राची जी, इन बातों का जवाब दीजिए जो आलोक शर्मा जी कह रहे थे। डबल कर्जा बता दीजिए, आप बता दीजिए, महंगाई क्यों बढ़ रही है, और पार्किंग वाला जो एक बताया था टिकदी धार का क्यों नहीं शुरू हुआ? जी 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 नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जरा सुन लीजिए आराम से। शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो पॉइंट्स उठाए थे आलोक शर्मा जी ने, उनके जवाब दे दीजिए कि जो इंडोर स्टेडियम बनाना था उसकी जगह आज पार्किंग देखी गई इस रैली की। महंगाई बढ़ गई है, इस पे 2 शब्द आप लोग नहीं बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश पर डबल कर्जा हो रहा है, इस पर आप लोग नहीं बोलते हैं। इन बातों का जवाब दीजिए सर। जी देखिए, दरअसल अब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरह से इस देश को समझते हैं कि वो पप्पू है और गुमराह करने का प्रयास देशवासियों को करते हैं, ये पिछड़े राज्यों के संदर्भ में श्रीमान आलोक शर्मा ने जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया उसका उत्तर पहले देता हूं मैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार से जब श्रीमान नीतीश कुमार पहली बार पिछड़े राज्य का होने के नाते हमको जो है विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए यह मांग लेकर गए, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो उत्तर दिया था वह उत्तर यह था कि विशेष राज्य जो है, जो पर्वतीय या जो सीमांत राज्य हैं, उन राज्यों को जो एनिमी कंट्रीज के साथ हैं, उन्हीं राज्यों को हम जो है वो विशेष राज्य का दर्जा दे सकते हैं, उसके ये विशेषज्ञता है। और हिमाचल प्रदेश उस क्राइटेरिया पर उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन उसका विशेष राज्य और उस विशेष राज्य का दर्जा मिलने से लाभ क्या है कि हम कोई परियोजना ले जाते हैं वहां तो 90% उस परियोजना का खर्च केंद्र वहन करती है, 10% उस परियोजना का खर्च वो हिमाचल प्रदेश करता है। उसी का परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश का बहुत जबरदस्त तेजी से विकास जयराम ठाकुर जी के कार्यकाल में हुआ। उसी के कारण स्थिति है कि हर घर में, जैसा मैंने बताया, एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचा। एम्स का 1,500 करोड़ रुपए लगकर जो है बिलासपुर में एम्स जैसी परियोजना साकार हुई। हर गांव में सड़क बन जाने से, भाई आप बात करते हैं सेब की, सेब पहुंचेगा कैसे बाजार? सेब बाजार पहुंचने के लिए उसको संसाधन चाहिए कि हर गांव तक अच्छी सड़क हो जाए और 4 मार्ग के जो है हाईवे बन जाए। अभी जैसे वंदे भारत का आपने जिक्र किया, जब आज हिमाचल प्रदेश की आय का एक बड़ा साधन जो है पर्यटन है, पर्यटन तब होगा जब वहां बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। 4 लेन की सड़कें साहब, आप कल्पना भी कर पाए थे? वीरभद्र सिंह जी से जरा पूछ के बताइए, कल्पना भी हुई थी कभी वीरभद्र सिंह जी की? हाँ, कल्पना यह हुई थी कि प्रियंका वड्रा गैर कानूनी घर वहां बना ले। प्रियंका वड्रा के घर के लिए सारे कानून ताक पर, और विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लेना क्योंकि प्रियंका वड्रा को घर मिल रहा था, इसकी आपत्ति हिमाचल वासियों ने कर दी। तो इतनी छोटी हरकतें जिन लोगों ने कर रखी हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि हिमाचल जो है बल्क ड्रग्स जो है वो वहां प्रोड्यूस करने का अलग से। ठीक, प्रेम शुक्ला जी महंगाई पर भी जवाब दे दीजिए जरा छोटा सा, फिर मैं जाऊंगी आलोक शर्मा जी के पास और प्रदीप सिंह जी से। महंगाई पर भी आता हूं। पहली सरकार ये है, समझ सुन लीजिए, 2007 में महंगाई बढ़ी तो इनके जो हैं कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष थोड़े महंगाई पर कुछ बोलूं, हमारे कार्यकाल में बढ़ी। अभी पिछले दिनों तो दाल, तेल, जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दरों को नियंत्रित करने के लिए विशिष्ट प्रयास हुए और हमने पिछले पखवाड़े में वो पूरी सूची जारी की कि हमने तेल के भाव कैसे घटाए, दलहन के भाव कैसे घटाए। और जब बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की थी, उस अर्थव्यवस्था के कार्यकाल में कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थवेत्ता प्रधानमंत्री थे और महंगाई की दर थी 10%। जब कांग्रेस की सरकार थी प्रेम शुक्ला जी, तब आप विपक्ष में थे और आपने बहुत जोर शोर से नारेबाजी की थी, बहुत हुई महंगाई की मार। एक मिनट सर, मैं तुलना करूंगी सर, एक सेकंड रुकिए ना, प्राची जी एक सेकंड रुकिए ना प्रेम शुक्ला जी, यही तो दिक्कत है, किसी से भी काउंटर सवाल कर ले तो उसे आपत्ति हो जाती है। एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, किसी से भी मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ मेरा वाक्य पूरा करने की आज्ञा मांग रहा हूँ और अंकल से इतना मांगना तो मेरा अधिकार है। प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी बात ये जोड़ रही हूँ, आप कंपेयर बेशक कर लीजिए। देखिए कांग्रेस के कार्यकाल में क्या था, ये आप जब विपक्ष की भूमिका में थे आपने जोर शोर से बताया था और आप ही ने नारेबाजी की थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन उस महंगाई से लोगों को निजात आज तक नहीं मिल पाई, आज भी मुद्दा है।
हमने कार्य कैसी बात कर रही हैं आप? हमने कंट्रोल किया है प्राची जी। 10% भाई, तो पूरी बात नहीं सुनी आपने और आप बीच में आ गई आप। देखिए 10% की दर तब थी जब पूरी दुनिया में कई देशों में डिफ्लेशन था, इन्फ्लेशन नहीं। मुद्रास्फीति की बजाय जो है मुद्रा वो उसका उल्टा क्रम प्रारंभ हो गया था। अब 2008 की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं, और भारत में 10% थी। और जब पूरी दुनिया मुद्रास्फीति से त्रस्त है, अमेरिका, यूरोप, चीन, तब हम 4.5 से 6.5% के बीच में रख रहे हैं। हाईएस्ट 6.5। जब सत्ता में होते हैं तो ये बातें अच्छी लगती हैं प्रेम शुक्ला जी, लेकिन यही तर्क अगर कांग्रेस देती तो शायद उस वक्त आपको ये तर्क पसंद नहीं आता। आलोक शर्मा जी, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा, प्रदीप सिंह जी के पास जाना है कि देखिए उनकी, बोल रहा हूं ठीक है सर, उनकी तर्क जो है वो तथ्यहीन होता है। उनके कार्यकाल में बाकी दुनिया से अगर आप कंपेयर करेंगे तो भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। ये प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं। आलोक शर्मा जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे ना बहुत कि पूरी दुनिया में जो है जब थाईलैंड में वॉर होता है। यार देखिए सुनो, इनको चुप कीजिए ना भाई, कभी इटली पहुंच जाते हैं, कभी जवाहरलाल नेहरू। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, फिर मैं कुछ बोल आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी क्यों नहीं हो जाते? आलोक शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश को लेकर भी उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या काम किया, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी उन्होंने जवाब दे दिया, महंगाई को लेकर भी उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई ये पॉइंट्स हैं और ये प्रयास सरकार की तरफ से किए गए। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे देश को, देखिए पूरे देश को ही विशेष राज्य का दर्जा दे दिया इन्होंने। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त देना पड़ता हो और भूखमरी के इंडेक्स पे गिर जाते हों, और जो देश जिसमें 22.5 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन वापस चले जाते हों, जिसमें 45% जो मांगने वाले, रोजगार मांगने वाले लोग हैं वो घर बैठ जाएं इसलिए कि भाई हमें अब रोजगार नहीं मिलेगा, तो पूरे देश को ही आज इन्होंने जो है विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है। मैंने सीधे सीधे 3-4 सवाल पूछे। महंगाई की बात करते हैं, 410 रुपए का सिलेंडर महंगा था, 1150 का सस्ता है। 80 रुपए में सरसों का तेल महंगा था, 225 में सस्ता है। उज्ज्वला योजना में 87%। भाई बीच में फिर बोलेंगे ना आप, देखिए जब तर्क नहीं होते ना तो इटली भागते हैं, जवाहरलाल नेहरू को भागते हैं, सुनने की भी मत रखिए। 87% लोगों का सिलेंडर जो है, सिलेंडर जो है, फिर वो देखो बोलते रहेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। अरे सारी भाजपा झूठी है, मोदी जी झूठ बोलना शुरू करते हैं सुबह 6 बजे और रात तक आप लोग बोलते हैं। चुप रहिए, सुनिए जरा शांति से। मैंने आपसे 4 सवाल पिन पॉइंटेड पूछे। अरे भाई मैं चुप हो जाता हूँ भाई, इनको बोल लेने दीजिए, झूठ बोलनी है बोलने दीजिए। अच्छा एक एक करके प्रेम शुक्ला, मैं आपके बीच में नहीं बोला था शुक्ला जी, आप शांति से सुनिए। एक करके प्रेम शुक्ला, आप उत्तर देना मेरी बात का, आपको समय मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जो है झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपसे 4 सवाल सीधे पूछे, आपके पास कोई उत्तर नहीं। सुनिए ना भाई जरा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बाद में उसका पर्दाफाश कीजिए ना, आप सुनिए जरा। मैंने पहला सवाल पूछा, अरे यार फिर वही यार, ये बदतमीज आदमी पता नहीं कहां से बैठ जाता है टीवी पे रोज। आलोक शर्मा जी, मैं बार-बार कहती हूं सर, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी, चुप नहीं होता। नहीं आलोक शर्मा जी, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि चर्चा में आकर मेरे मेहमान के साथ आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। सर आप चर्चाओं में बैठते हैं, आपको पता है कि एक दूसरे के बीच में लोग बोलते हैं। मैं बराबर कह रही हूँ प्रेम शुक्ला जी से कि चुप होइए, लेकिन आप भाषा की मर्यादा नहीं छोड़ सकते हैं सर। आप बड़े सीनियर प्रवक्ता हैं कांग्रेस का सर, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप भाषा ऐसी रखेंगे जो मेरे दर्शक सुन पाएंगे। गालीबाजी। और ये आलोक शर्मा जी, आप मुझे नहीं बताएंगे कब किसको कैसे म्यूट करना है और क्या करना है? कुछ काम हम पत्रकारों पर भी छोड़ दीजिए। शब्दों का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, चयन कैसे करना है, पहले आप इस बात को डिसाइड कर लीजिए। करवा दीजिए, मैं करवा दूंगी चुप सर। मैं जरा प्रदीप जी के पास चली जाती हूँ, एक सेकंड से, फिर आप दोनों एक दूसरे में उलझ जाएंगे, मेरी चर्चा कहीं और पहुंच जाएगी। एक सेकंड आलोक शर्मा, एक भी शब्द गलत नहीं होगा। यही तो प्रॉब्लम है ना आप लोगों के साथ, बीजेपी वाले प्रवक्ता को चुप नहीं करेंगे आप लोग, यही प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप हम में कमी ढूंढने लग जाते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखते हैं। प्रदीप सिंह जी, ये जो चर्चा चल रही है या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात चुप नहीं करेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? अरे सर आप शायद सुनते नहीं है, मैं बार बार प्रेम शुक्ला जी को कह रही थी कि आप चुप हो जाइए। आप लोग जब सुनेंगे ही नहीं, अपने अपने हिसाब से चर्चा को लेकर जाएंगे तो सर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक सेकंड रुक जाइए, अब चर्चा को दूसरी जगह नहीं लेकर जाते हैं। अरे रुक जाइए सर, मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, मुझे समझने दीजिए प्रदीप सिंह जी से, एक सेकंड रुक जाइए। मैंने आपसे 4 पिन पॉइंटेड सवाल पूछे, आप एक का उत्तर नहीं ले पा रहे बीजेपी से। तो सर आप भी तो उत्तर नहीं देते हैं। अब ये आपस में आप लोग को डिसाइड करना है कि आप जवाब देने आते कि नहीं आते। रुक जाइए सर, रुक जाइए। कौन से उत्तर नहीं दिया मैंने? मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल तो करेंगे मुझे। नहीं लगता है एक का भी उत्तर नहीं देंगे आप, इटली भागेंगे, पंडित नेहरू पे भागेंगे आप। ये आपकी आदत है, पुरानी आदत है आपकी।
मोदी अरे साहब की भी नेहरू का वही नाम आदत है। अपराध हो गया है क्या? अपने ऊपर कांग्रेस जिम्मेवारी में लेना ही सीखे ही नहीं आप नेहरू लोग के अभी तक। कुकर्मों का इतना बुरा नहीं, प्रभाव कौन पड़ गया अपराध क्या? कर रहा है? टूरिज्म की बात करनी है, टूरिज्म पे आइए ना। टूरिस्ट घटे हैं हिमाचल में, और टूरिज्म के लिए क्या किया मोदी सरकार ने? आप दो काम बता दीजिए मुझे। अब आप रो केंद्र रहे हैं, सरकार ने विरोध कर रहे हैं। हिमाचल के लिए टूरिज्म के लिए आप दो सबसे काम लड़ किए, जा रहे हैं, उन बाल दो बच्चे काम लेके का थोड़ी नाम देर बता में। दीजिए मुझे आप। इतना बताइए जरा आप। देखिए तर्कहीन फिर होने वही के प्रॉब्लम बाद है ना इतना जो इन है, लोगों की, इतना इधर उधर की आत्मकुंठित लेफ्ट राइट होना, बाहर उसको भागते रहो, प्रकट करना, और मीडिया ये इसको सब सपोर्ट दिखाता करता है इनको कि कांग्रेसी हम सीधा सवाल हताश पूछ रहे है, हैं। निराश 4 है, प्रोजेक्ट चंबा ऊना गालियां के थे, देने पर चारों आमादा बंद पड़े हैं 2018 से। बताइए ना क्यों बंद पड़े? मोदी जी तो भाषण दे के आए बड़ा लंबा चौड़ा, अरे मैं यहाँ ये का बेटा हूं, लोकार्पण मैं यहाँ कर का रहा पोता कर हूं, मैं बंद यहाँ है। का दादा हूं। अरे भाई, आप जो काम आपको करने हैं उनको कीजिए ना। ये यहाँ ज्वाला जी हैं वहां, अरे ये आपने बता भारत दिया क्या? का इटली ये वाला माताओं की बोले तब पीठ भी अच्छा आपने लगेगा। बना दी क्या? हाँ, आपको जो इटली काम कर वाले रहे थे उन बोलने पर तब सवाल अच्छा क्लियर लगेगा। कर रहे हैं हम। इनका चंबा शौक रोड पे है। क्यों ठीक है, नहीं मैं शुरू बीच हुआ? में से हट गई थी सीमेंट आलोक प्लांट शर्मा जी, क्यों मैं नहीं बीच शुरू में से हट हुआ? गई थी, लेकिन फिर भी इंडोर आपको स्टेडियम मुझसे ही क्यों सवाल नहीं करना शुरू था, हुआ? मुझे बीच में लेकर आना हिमाचल था, के मुझे इस ऊपर बात को कर्जा लेकर डबल आपत्ति क्यों है। हो गया? मैं बीच में इसका से हट गई उत्तर थी, आप नहीं दोनों देंगे एक आप लोग। दूसरे से सवाल कर रहे थे और एक दूसरे के जवाब दे रहे थे, और इससे किसी को कुछ समझ में नहीं आता है जब सब एक साथ बोलते हैं। प्रदीप सिंह जी, ये जो चर्चा चल रही है या जो ये विषय हम लेकर आए हैं, बार बार इसी प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश की जाती है कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो किसी भी स्टेट में चुनाव होते हैं तो बहुत जल्दी चुनाव प्रचार शुरू कर देते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं, दूसरी तरफ कौन है यह समझ में नहीं आता है जनता के, और शायद इसी का फायदा बीजेपी को मिल जाता है। नहीं, देखिए प्राची जी, आलोक जी जो बोल रहे हैं उससे एक इम्प्रेशन, जो मतलब मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला नहीं हूँ, बहुत कम गया हूँ, तो मुझे जो इम्प्रेशन बन रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थिति बड़ी भयावह है। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, विकास के काम हो, या लोगों की सहूलियत की बात हो, टूरिज्म हो, और इसी तरह से देश में बेरोजगारी और जो है अर्थव्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर, उनकी सब बातों में से किसी का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ गलत कह रहे। मेरा सवाल हमेशा ये होता है, जो भी विपक्षी दल हो, जब बीजेपी थी तब भी सवाल होता था, आज कांग्रेस है विपक्ष में तब भी सवाल, कि अगर स्थिति इतनी खराब है, इतना बुरी हालत है, तो लोग फिर आपको वोट क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सिर्फ 2 राज्यों में सिमट गई? क्यों नहीं इन 2 राज्यों से ही कांग्रेस पार्टी ने एक आदर्श गवर्नेंस का उदाहरण पेश किया? मैं उत्तर दूंगा प्राची जी। क्यों राजस्थान में जो महंगाई है वो सबसे ज्यादा है? इस तरह से और पैरामीटर्स है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी के जो स्टेट है, बीजेपी रूल उसमें सब बहुत अच्छा सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। मेरे पास चूंकि वक्त खत्म हो रहा है सर, तो मैं इस सवाल का जवाब आलोक जी से जल्दी से ले लूं। आलोक जी, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा जो प्रदीप सिंह जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई है कि आप विपक्ष में हैं तो भूमिका निभाइए। 2 चीजें इन्होंने कही कि क्यों हार रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, वही कह रहा हूं, हमारी पूरी युवा बेरोजगार जगाओ यात्रा जो है हिमाचल में पूरी हो चुकी है। एक विधानसभा की हमारी सभाएं पूरी हो चुकी हैं, और मोदी साहब गुजरात में अभी 4 दिन पहले कह के गए हैं कि कांग्रेस इस बार बड़े अंडरग्राउंड तरीके से शांति से काम कर रही है, मैं आपको सतर्क करके जा रहा हूं। तो मुझे लगता है कि प्रदीप साहब ने भी शायद वो सुना होगा। और जहां तक बात है कि जीत और हार, जिस तरह से पैसा बहाया जा रहा है और जिस तरह से नोटबंदी का पैसा विधायकों को खरीदने में लगाया जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई ईडी लगाई जा रही है, स्वाभाविक है कि विपक्ष को नष्ट नाबूद करने का कोई रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी प्रेम शुक्ला जी, इस बात का जवाब दीजिए, विपक्ष को नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं क्या आप? सारे हथकंडे अपना रहे हैं। जनता इनके ऊपर पूरी तरह से, सर उनका फाइनल कमेंट आने दीजिए। सर, आप विपक्ष को नेस्ता नाबूद करना चाहते हैं क्या? सरकार का क्या था? राजस्थान को भी रुक जाइए आलोक शर्मा जी, जल्दी से उनका कमेंट आने दीजिए। गोवा सबको खरीद मारा इन्होंने। महाराष्ट्र में क्या हुआ है अभी देखा? 3 महीने जन विरोधी नीतियों से महाराष्ट्र के सारे विधायक खरीद लिए। क्योंकि हर नागरिक को विकास का अवसर दे रहे हैं, 50 करोड़। हर नागरिक को विकास में शामिल कर रहे हैं। 50 हम समग्रता में जो है विकास कर रहे हैं, इसलिए झूठ बोलने वाले कांग्रेस के डिपार्टमेंट के आंकड़ों पर भरोसा नहीं करते। और कितनी विकास वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, वर्ल्ड बैंक पर भरोसा करते हैं, CMIE पर भरोसा करते हैं, विश्व की जो क्रेडिट रेटिंग्स की साख है उन पर भरोसा करते हैं। और स्वयं मेरे पास वक्त यहीं पर था सर, वक्त मेरे पास यहीं तक था। बहुत शुक्रिया, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी का, और बताने के लिए कि ये मोदी लहर जो है ये कितनी आगे तक जाएगी और इसका तोड़ विपक्ष के पास क्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।